हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के सभी 21 उदाहरणों को हल करेंगे। 1 से लेकर सभी 21 उदाहरणों को हल करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर आप पूरा वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको सभी उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर जब आप प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे, तो सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बच्चों, अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 1। उदाहरण 1 में बच्चों हमसे कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये हमें बताना है। 3 कथन दिए गए हैं नीचे, तो तीनों कथनों के बारे में हमें बताना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं। फिर कहा गया है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए कि सत्य और असत्य कहने से काम नहीं चलेगा, उसका कारण भी आपको बताना होगा कि वो कथन क्यों सत्य है अथवा क्यों असत्य है। तो आइए बच्चों, चलते हैं एक एक करके तीनों भागों को हल कर लेते हैं और बताते हैं कि ये कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पहला कथन है बच्चों, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हमें बताना है कि ये जो कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है, और इसका कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। बच्चों, हमने ये वर्गीकरण पढ़ा था अध्याय एक के परिचय के वीडियो में। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के परिचय का वीडियो भी मिल जाएगा और बाकी सब वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने ये वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप जो है अध्याय 1 के परिचय का वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर हमें जानना है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो शून्य होती है या प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमेशा प्राकृत संख्या होगी ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा उत्तर तो मिल गया है। ठीक है, कि जो पूर्ण संख्या है वो जरूरी नहीं है प्राकृत संख्या ही होगी, हमेशा वो शून्य भी हो सकती है। आइए चलते हैं वापस। तो बच्चों, यहाँ पे हमने उतना ही लिखा है, पूर्ण संख्या जो है या तो वो शून्य होगी या प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए कथन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि वो प्राकृत संख्या हो, वो शून्य भी हो सकती है। तो ये जो दिया गया कथन है वो क्या है? असत्य है। तो इस कथन का पहला उत्तर हो गया कि ये कथन असत्य है। अब हम कारण भी लिख देंगे। क्या कारण लिखेंगे? क्योंकि शून्य एक क्या है? पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए ये कथन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है असत्य है, क्योंकि शून्य जो है वो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। आइए अब हम चलते हैं उदाहरण 1 के भाग 2 की तरफ। उदाहरण 1 के भाग 2 में हमें कथन दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है और फिर उसका अपने उत्तर का कारण भी देना है हमें। तो आइए इसको समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं का ये वर्गीकरण हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो उसमें से आप परिचय का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। तो इस वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या होती है, या तो वो पूर्णांक होगी या शांत होगी या अनुसानी आवर्ती होगी, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब जो है वो जो पूर्णांक होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या या तो पूर्णांक होगी या शांत या अनुसानी आवर्ती। परंतु इसका उल्टा सत्य होता है, पूर्णांक जो होगा वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि ऊपर परिमेय संख्या है, पूर्णांक नीचे है। तो आइए अब हम इस कथन के बारे में बात कर लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हमने अभी देखा, जो परिमेय संख्या होती है वो या तो पूर्णांक होगी या शांत या अनुसानी आवर्ती। इसका मतलब है कि पूर्णांक जो है हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। तो ये जो कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, इसका कारण क्या है? कि जो पूर्णांक होता है, ठीक है, वो तो हमेशा परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या जो है वो या तो पूर्णांक होगी या शांत होगी या अनुसानी आवर्ती होगी। तो जैसा कि आपके उदाहरण में दिया गया है,
उसको हम इस कथन का कारण बता देते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो m है, ठीक है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5 कुछ भी, उसको हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। और अगर किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को, ठीक है, हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए जो है, जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है यदि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m/1 क्या है? p/q का ही एक रूप है। तो प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये जो कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है। उदाहरण 1 के भाग 3 में हमें कथन दिया गया है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसको ये हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है और अपना कारण देना है उत्तर का। तो इसको समझ लेते हैं। बच्चों, ये वही वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण है जो अध्याय 1 के परिचय की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और आपको ये वो वीडियो पसंद भी आया है। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अध्याय के परिचय की वीडियो में हमने देखा था जो परिमेय संख्या होती है वो या तो पूर्णांक होगी या शांत होगी या अनुसानी आवर्ती होगी। तो परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्णांक हो। आइए अब चलते हैं हम अपने कथन की तरफ। तो बच्चों, यहाँ पे हमने उतना ही लिख लिया जितना काम का था। तो जो परिमेय संख्या होती है वो या तो पूर्णांक होगी या शांत होगी या अनुसानी आवर्ती होगी। तो जो परिमेय संख्या है वो जरूरी नहीं है हमेशा पूर्णांक हो, वो शांत भी हो सकता है, वो अनुसानी आवर्ती भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये क्या है? असत्य कथन है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये एक असत्य कथन है, क्योंकि परिमेय संख्या या तो पूर्णांक होगी या शांत होगी या अनुसानी आवर्ती होगी। तो ये भी आप उत्तर लिख सकते हैं अपने कारण में, कारण का, अपने उत्तर का कारण बता सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो या तो पूर्णांक होती है या शांत होती है या अनुसानी आवर्ती होती है। इसलिए ये कथन असत्य है और इसका कारण है कि परिमेय संख्या जो है वो शांत और अनुसानी आवर्ती भी हो सकती है। और जो आपकी किताब में दिया गया वो उदाहरण के माध्यम से दिया गया है, जैसे कि 3/5 जो है वो एक परिमेय संख्या तो है पर एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये कथन क्या है? असत्य है। उदाहरण 2 में हमसे कहा गया है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें इस तरह के प्रश्नों में दो संख्याएं दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 दे रखी है और उनके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को कहा गया है। तो हमने लिख दिया हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम 5 धन 1 कितना होगा? 5 क्यों लिया? क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 लिख दिया। धन 1, एक और जोड़ना पड़ता है, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 5 धन 1, तो इसको हम p भी कहते हैं। तो p बराबर लिख दिया हमने 5 धन 1। 5 धन 1 कितना होगा? 6। तो p बराबर आ गया 6। वही हमने यहाँ लिखा है, इसलिए हम 5 धन 1, क्योंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए 5 धन 1 अर्थात 6 को हर लेकर, ठीक है, तो अब p जो है उसको हर लेंगे। p कितना है? 6। तो 6 को हर लेकर 1 और 2 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या है उसको हम लिख सकते हैं और गुणा p/p, p से p कट जाएगा तो वही संख्या मिलेगी। तो 1 को हमने लिखा 1 गुणा p/p। 1 गुणा p/p कितना हो जाएगा? p यहाँ पर है 6, 1 गुणा 6/6। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, ऊपर 1 में 6 का गुणा होगा तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे हर में 6 है ही, तो ये हो गया हमारा 6/6। उसी प्रकार अब हम 2 को लिखेंगे। तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा p/p। 2 गुणा p/p कितना होता है? 2 ही होता है। p का मान कितना हमारा? 6, तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6/6। 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 12 और बटे में 6 ही रहेगा हर। ठीक है, हर को नहीं काटना है हमें यहाँ पर, तभी हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने पहले 1 को लिख दिया, 1 आ गया हमारा 6/6 और 2 को लिख दिया, 2 आ गया हमारा 12/6। ठीक है, बटे में 6 कैसे आया? जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ दिया, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी तो 1 जोड़ दिया तो आ गया था 6। ठीक है, तो दोनों के बटे में आ गया 6। अब हमें जो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, पहली परिमेय संख्या जो बीच की ज्ञात करनी है, ठीक है, वो क्या होगी?
जो पहली संख्या आई थी हमारी 1, उसको हमने क्या लिखा है 6/6। तो हर तो सब में वही रहेगा 6, ठीक है। सभी जो भी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे उसका हर नहीं बदलेगा, बस जो अंश होता है ऊपर वाला उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। तो पहली संख्या है 6/6, तो हर तो 6 ही रहा, अंश में एक जोड़ेंगे तो 6 धन 1 लिख दिया, 6 धन 1 होगा 7। तो पहली परिमेय संख्या आ गई हमारी 7/6। उसी प्रकार अब ये 7/6 आ गई, इसका भी हर वही रहेगा 6, अंश में एक जोड़ देंगे तो 7 धन 1 हो जाएगा, तो 7 धन 1 होगा 8, तो 8/6। तीसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, ये 8/6 आ गई थी, तो अगली संख्या के लिए अंश में एक जोड़ देंगे तो 8 धन 1 हो जाएगा हमारा अंश में। 8 धन 1 होता है 9 और बटे में हर में 6 ही रहेगा। चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात की थी उसके अंश में एक जोड़ देंगे। तो तीसरी परिमेय संख्या थी 9/6, तो अंश है 9, तो 9 में एक जोड़ दिया तो हो गया 9 धन 1, 9 धन 1 होगा 10, तो आ गया 10/6, हर वही रहेगा। अब पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो चौथी परिमेय संख्या ज्ञात की थी, ठीक है, उसके अंश में एक जोड़ देंगे। तो ये थी चौथी परिमेय संख्या 10/6, तो 10 में अंश है 10, 10 में एक जोड़ दिया तो 10 धन 1/6, 10 धन 1 होता है 11, तो 11/6। तो इस प्रकार बच्चों हमने 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। पहली है 7/6, दूसरी है 8/6, तीसरी है 9/6, चौथी है 10/6 और पांचवी है 11/6। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह के प्रश्न आपकी प्रश्नावली 1.1 में भी दिए गए हैं। बच्चों ये जो प्रश्न है, इसी तरह का एक प्रश्न आपको प्रश्नावली 1.1 में भी मिलेगा। उदाहरण 3 में बच्चों हमसे कहा गया है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए या संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। तो हम समझेंगे कि कैसे भी जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं उनको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, क्योंकि √2 का जो मान है वो जो है वो हम पूरा लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि दशमलव में आता है और जो है दशमलव में बहुत अंकों तक जाता है। तो √2 का जो शुद्ध मान है वो हमें पता नहीं है। अगर हमें शुद्ध मान पता होता तो हम सीधे सीधे स्केल से नापकर संख्या रेखा पर निरूपित कर देते। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करना है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमें कितना बनाना है, √2 को स्थान निर्धारण करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें OA और AB, OA आधार है, AB लंब है और OB जो है वो कर्ण है। अगर हम इस समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें OB लेना है √2, ठीक है। तो OA ले लिया हमने 1 और AB ले लिया 1। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण जो होता है ये किसके बराबर होता है, कर्ण √ के अंदर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए OB क्या है, कर्ण है, तो OB किसके बराबर आएगा, यहाँ पर हमारा √ के अंदर, यहाँ पर देखिए √ के अंदर आधार का वर्ग, आधार OA है कितना है 1, तो 1 का वर्ग धन लंब, लंब कितना है 1, यानी कि 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, धन 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 धन 1 कितना होता है 2, तो ये आ गया √2, तो OB आ गया √2। तो जो हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से बना लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 को करना था तो √2 को करना था, तो √ के अंदर हमें 2 लाना था, ठीक है, और 2 हमें ऐसे लाना था कि वो पाइथागोरस प्रमेय से आ जाए हमारा, ठीक है। तो 2 कैसे आता, 2 हमें ऐसे लाना था कि वो पाइथागोरस प्रमेय से आए, और पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा आए कि दो संख्याओं के वर्ग का योग हो, तभी तो वो आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसलिए हमें 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग करना पड़ा, ठीक है। तो OA हो गया 1, AB हो गया 1 और OB हमें मिल गया √2। तो इस तरीके से तो हम OB को निकालेंगे। अब हमें क्या करेंगे, संख्या रेखा बना दी हमने, यहाँ पर ये संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर ये जो हमने समकोण त्रिभुज बनाया था इसको निरूपित कर देंगे, पूरा की पूरा ऐसे की ऐसा ही। तो OAB समकोण त्रिभुज पूरा निरूपित कर दिया, जिसमें OA 1 है, AB 1 है और OB √2 है, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, अब एक प्रकार लेंगे, उसकी सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे। तो एक प्रकार ले लिया हमने, जिसका नुकीला हिस्सा जो है बिंदु O पर रखेंगे, तो O को केंद्र मानेंगे और जो पेंसिल है उसको रखेंगे बिंदु B पर। तो OB जो है वो एक त्रिज्या लेकर एक हम चाप खींचेंगे, एक चाप खींच दिया। जो संख्या रेखा को जहाँ काटेगा उसे हम एक बिंदु मान लेंगे, तो यहाँ हमने उसको बिंदु मान लिया, बिंदु P, ठीक है। तब जो बिंदु P है वो संख्या रेखा पर √2 के संगत होगा,
ठीक है। तो ये जो बिंदु P है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो O से दूरी है बिंदु P की, वो कितनी हो जाएगी, √2। तो OP बराबर OB बराबर होगा हमारा √2। क्यों? क्योंकि देखिए हमने OB के बराबर चाप काटा है, ठीक है। तो जो लंबाई OB की है वही लंबाई कितने की, किसकी होगी, OP की। और OB की लंबाई हमें पता है कितनी है, √2। तो OP की भी लंबाई कितनी होगी, √2। तो ये जो P बिंदु है, ठीक है, ये संख्या रेखा पर किसको निरूपित कर रहा है, √2 को, क्योंकि O से P की दूरी है √2। तो बच्चों इसी प्रकार संख्या रेखा पर √ के अंदर जो अंक होते हैं, नंबर होते हैं, उनको हम निरूपित कर सकते हैं। तो यही विधि है और इसी विधि का प्रयोग करके आप प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 4 में बच्चों हमसे कहा गया है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो हमें वास्तविक संख्या पर √3 को जो है निरूपित करना है, उसका स्थान को निर्धारण करना है। तो बच्चों जैसे कि उदाहरण 3 में हमने देखा था, वहां हमने √2 का स्थान का निर्धारण किया था। तो पहले तो हम √2 वाली प्रोसेस को ही अपनाएंगे, उसके बाद हम √3 का स्थान निर्धारण करेंगे वास्तविक संख्या पर। तो समझिए इसको कि कैसे हल करना है। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम देख सकते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, त्रिभुज OAB, जिसमें कोण A समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, जो कर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, वो √ के अंदर आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे आधार हमने ले लिया 1 और लंब भी ले लिया 1। तो कर्ण OB ये कितना होगा, √2। कैसे, समझ लीजिए। देखिए कर्ण किसके बराबर होगा, आधा √ के अंदर आधार का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। ठीक है, कर्ण है OB, ये √ के अंदर आधार का वर्ग, आधार 1 है तो 1 का वर्ग, धन लंब का वर्ग, लंब 1 है तो 1 का वर्ग, बराबर 1 का वर्ग होता है 1, धन 1 का वर्ग होता है 1। तो 1 धन 1 हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो गया √2। तो OB आ गया हमारा √2। तो पहले तो हमने √2 बना लिया। अब क्या करना है हमें, इसी त्रिभुज को जो है वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं, ऐसा कि ऐसा ही। ये हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने उसमें भी किया था उदाहरण 3 में। फिर उदाहरण 3 में हमने चाप लगाया था OB से, पर अभी वो नहीं करना है हमें, यहाँ कितना करना है, √3। तो इसका क्या तरीका होगा, OB पर एकक लंबाई वाला लंब BD की रचना कीजिए। ये OB जो है इस पे एक लंब डालना है हमें ऊपर की तरफ, एकक लंबाई मतलब एक लंबाई का। ठीक है, तो हमने एक लंब डाल दिया OB पर, ठीक है, BD, ठीक है, जो जिसका एक सिरा B है दूसरा D है और इसकी लंबाई है 1, ये डाल दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय को फिर से लागू करते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज OBD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे तो OD हमें कितना मिलेगा, जो कर्ण है, कर्ण मिलेगा √ के अंदर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार है √2, लंब है 1। तो OD बराबर √ के अंदर √2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। √2 का वर्ग हो जाएगा 2, धन 1 का वर्ग हो जाएगा 1। तो √ के अंदर आ गया 2 धन 1, 2 धन 1 होता है 3। तो √3 प्राप्त हो गया। तो OD की लंबाई हमें मिल गई √3। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। बहुत ही आसान है बच्चों, अब जैसा हमने उदाहरण 3 में किया था वैसा ही करना है। उदाहरण 3 में हमने OB को चाप बनाया था, ठीक है, OB लंबाई का चाप खींचा था। अब हम OD लंबाई का खींचेंगे, क्योंकि हमें √3 को निरूपित करना है वास्तविक संख्या रेखा पर। अब हम क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे। एक प्रकार ली हमने, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा बिंदु O पर और पेंसिल का हिस्सा रखा बिंदु D पर। तो O से D की दूरी कितनी है, √3। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर और OD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींच दिया हमने, जो संख्या रेखा पर जहां काटता है उसे हम मान लेंगे बिंदु P। ठीक है, तब बिंदु P जो है संख्या रेखा पर √3 के संगत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए OP की जो लंबाई है वो OD की लंबाई के बराबर होगी और OD की लंबाई है √3। तो OP की भी लंबाई कितनी होगी, √3। तो ये √3 जो है वो हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। तो इसी तरह बच्चों
हम किसी भी संख्या को जो अंडर रूट के अंदर है उसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगर आपने उदाहरण 3 का वीडियो नहीं देखा है, उदाहरण 3 भी अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको उदाहरण 4 और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण 5 में बच्चों हमसे कहा गया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करने का मतलब बहुत ही आसान है कि हमें अंश में हर का भाग देना है और दशमलव के रूप में इसको लिखना है। एक एक करके हम तीनों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल करना है हमें 10/3 को। तो 10 में हम भाग देंगे किसका, 3 का। ठीक है, तो 10 में भाग देंगे 3 का, तो 3 तिया होता है 9। ठीक है, तो ऊपर लिख दिया 3 और 3 तिया 9 लिख देंगे नीचे। अब 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, अब ऊपर एक दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाया तो नीचे एक शून्य लगा देंगे। अब 10 में फिर 3 का भाग देंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 9। 10 में से 9 को घटाएंगे तो फिर आ जाएगा 1। अब दशमलव पहले ही लगा चुके हैं, तो अब दोबारा तो दशमलव लगाएंगे नहीं, शून्य आ जाएगा एक के बाद। अब फिर 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया होता है 9, तो ऊपर फिर से 3 आ जाएगा और नीचे 3 तिया 9 आ जाएगा। 10 में से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा 1। फिर एक शून्य लगा दिया हमने। अब 10 में 3 का फिर से भाग देंगे तो 3 तिया 9 होता है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 तिया 9। 10 में से 9 को घटाएंगे फिर आ जाएगा 1। अब देखिए, फिर ये शून्य लगा दिया तो ये 10 की 10 बन गया। तो ये चीज रिपीट होती चली जाएगी, तो हम आगे इसको हल कर ही नहीं पाएंगे हमेशा, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। ये ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं। तो 10/3 का दशमलव प्रसार कितना है, 3.333 डॉट 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 डॉट। तो हमें लिख दिया 10/3 बराबर 3.333 डॉट 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 डॉट। तो देखो, दशमलव का 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10/3 बराबर 3.3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो 10/3 बराबर 3 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो 3.3 बार। तो ये दोनों ही उत्तर हमारे सही हैं, 3.333 डॉट 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 और 3.3 के ऊपर बार। दोनों ही उत्तर हमारे सही हैं और दोनों उत्तर एक ही हैं। चलते हैं अब उदाहरण के दूसरे भाग की तरफ, 7/8। उदाहरण के दूसरे भाग में हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है 7/8 का। तो हम 7 में 8 का भाग देंगे। 7 लिखा, 8 लिखा। ठीक है, 7 में 8 का भाग नहीं जा सकता तो शून्य दशमलव लिखना होगा हमें और एक शून्य लगा देंगे 7 के आगे। अब 70 में 8 का भाग देंगे। अट्ठू अट्ठू होता है हमारा 64, तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 64 आ जाएगा। 70 में से 64 को घटाएंगे तो मिलेगा 6। 6 के बाद एक शून्य लगा देंगे। अब 60 में 8 का भाग देंगे। अट्ठू सत्तू 56 होता है, तो ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे अट्ठू सत्तू 56 आ जाएगा। 60 में से 56 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। 4 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 40। अब 40 में 8 का भाग देंगे तो 8 पंजे होता है 40, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे 8 पंजे 40। 40 में से 40 को घटाएंगे तो मिलेगा शून्य। तो यहीं पर दशमलव प्रसार खत्म हो गया हमारा। तो हमारा उत्तर आ गया 0.875। तो 7/8 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.875। यही हमारे इस भाग का उत्तर है। अब चलते हैं हम उदाहरण के तीसरे और अंतिम भाग पर, 1/7 पर। उदाहरण के तीसरे भाग में हमें 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 1/7 लिख दिया हमने। अब हम 1 में 7 का भाग देंगे, तो 1 लिखा और 7 लिखा। 1 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो शून्य दशमलव लगा दिया ऊपर, तो एक शून्य हम लगा देंगे 1 के बाद, तो ये बन गया 10। अब 10 में 7 का भाग एक बार जाएगा, 7 एकम 7, तो ऊपर 1 लिख दिया, नीचे 7 लिख दिया। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 3। अब 3 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 30। अब 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 28। अब 30 में से 28 को घटाएंगे तो मिलेगा 2। अब 2 के आगे एक शून्य लगा देंगे। अब 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 14। अब 20 में से 14 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 6। 6 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 60। अब 60 में 7 का भाग देंगे तो सत्तू अट्ठू होता है 56, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 56। 56, 60 में से 56 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 4। 4 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 40। 40 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 35। 40 में से 35 को घटाएंगे तो मिलेगा 5। 5 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 50। अब 50 में 7 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें सत्तू सत्तू 49, तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 49। 50 में से 49 को घटाएंगे तो मिलेगा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 यहाँ मिला और 1 से ही हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम जब भाग देंगे तो हमें यही मिलेगा, 1 4 2 8 5 7। तो हम यहाँ लिख देंगे डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो 1/7 का दशमलव प्रसार क्या मिला हमें,
1/7 बराबर 0.142857 डॉट 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 डॉट, मतलब 142857 रिपीट करेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1/7 बराबर 0.142857 का बार। तो ये दोनों ही उत्तर सही है हमारे और एक ही उत्तर है। तो इस प्रकार हमने तीनों संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात किए, तीनों भिन्नों के दशमलव प्रसार को ज्ञात कर लिया है। उदाहरण 6 में बच्चों हमसे कहा गया है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, कोई भी संख्या जो है वो परिमेय संख्या कब होती है? जब उसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहां पर P और Q पूर्णांक होंगे और Q का मान शून्य नहीं होगा। तो अगर हम दी हुई संख्या 3.142678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो ये परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम दी गई संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर बताएंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों 3.142678 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? बटे में 6 जीरो वाली संख्या लिखनी होगी। एक के बाद 6 जीरो, तो एक के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दिए। 6 जीरो लिखने से ये दशमलव चला जाएगा। तो 3.142678 को हम क्या लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। दशमलव हटाया हमने तो 3 1 4 2 6 7 8, दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3 4 5 6, तो बटे में लिख देंगे एक के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए 3.142678 को हमने लिख दिया 3142678 बटे एक के बाद 6 जीरो। अब देखिए, जो ऊपर अंश है वो भी एक पूर्णांक है और हर भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब हमने 3.142678 को P बटे Q के रूप में लिख दिया, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य नहीं है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः दी गई संख्या 3.142678 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यही हमें दर्शाना था इस उदाहरण में, और यही हमारा इस उदाहरण का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 7 में हमसे कहा गया है, दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 का बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान शून्य नहीं है। तो बच्चों, ये जो 0.3333 है, मतलब शून्य के बाद 3 रिपीट हो रहा है, जिसको हमने लिखा है 0.3 का बार। तो इस तरह की संख्याओं को P बटे Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? इस तरह के प्रश्न प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों में भी पूछे गए हैं। तो कुछ बच्चों को वहां पर थोड़ा बहुत डाउट था कि कैसे उनको हल कर रहे हैं, तो वो डाउट अब आपका इस उदाहरण में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। देखिए, क्योंकि हम यहाँ नहीं जानते कि 0.3 का बार क्या है, ठीक है, मतलब P बटे Q के रूप में, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो जो संख्या दी गई है, ठीक है, उसको हमने x मान लिया, तो x बराबर 0.3 का बार, या हम कहते हैं 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न का मतलब है कि अनुसानी आवर्ती वाले जो प्रश्न होते हैं, शून्य के बाद, दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, उनको P बटे Q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी दे रखा है अंक, संख्या जो दे रखी है, उसको हमने x मान लिया, तो x बराबर हमने मान लिया 0.3 का बार। अब देखिए, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की मतलब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, बार कितने अंकों के ऊपर है? एक अंक के ऊपर है, तो यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम x को 10 से गुणा करेंगे। 10 से करेंगे, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब है कि एक के बाद एक शून्य लगा दिया, इसलिए 10 आया। अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती तो एक के बाद दो शून्य लगाते तो 100 से गुणा होता। ठीक है, तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। दो अंकों की पुनरावृत्ति होती तो 100 से गुणा करते, तीन अंकों की पुनरावृत्ति होती तो 1000 से गुणा करते। तो यहाँ पे एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की, क्योंकि सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर x का गुणा 10 से करेंगे दोनों तरफ। तो x का गुणा 10 से करा तो लिख दिया हमने 10 गुणा x बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.3 का बार क्या है? 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसका भी गुणा हमने 10 से कर दिया। अब 10 गुणा x हो जाएगा 10x, और 10 बराबर 10 का गुणा करेंगे 0.3333 से, तो ये हो जाएगा 3.33333, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम?
10x को तो 10x लिखा बराबर, ठीक है। दाईं तरफ जो संख्या आती है उसको ऐसे बांटना होता है कि उसमें जो दूसरा अंक आए वो जो दिए हुई संख्या है उसके बराबर आ जाए। तो दूसरा अंक हमने लिख लिया 0.3333, तो उसके अलावा क्या बच गया 3, क्योंकि देखिए 3.333 डॉट 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 को क्या लिख सकते हैं 3 धन 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको हमें जो संख्या दे रखी है उसके बराबर लिखना होता है, उसके अलावा जो बच जाएगा वो लिख दिया हमने। तो 10x बराबर आ गया 3 धन 0.3333। अब देखिए 0.3333 को हमने क्या माना था x माना था, इसकी जगह अब हम रख देंगे x। तो देखिए 10x बराबर 3 को तो 3 ही है, धन 0.3333 डॉट डॉट को हमने x माना था तो हमने लिख दिया x। अब बहुत ही आसान है, x को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 3। 10x में से एक x को घटाएंगे तो बचेगा 9x, तो 9x बराबर आ गया 3। हमें निकालना है x का मान p बटे q के रूप में, ठीक है, क्योंकि x दी गई संख्या है हमारी। तो 9 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3/9। ऊपर और नीचे दोनों में 3 का भाग चला जाएगा, तो ऊपर 3 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो x बराबर आ गया 1/3। तो 1/3 जो है p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। यहाँ पर p यानी कि ऊपर जो है अंश 1 है जो कि पूर्णांक है, q यानी कि हर जो कि 3 है ये भी एक पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं है। तो हमने दी गई संख्या 0.333 डॉट 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 बराबर 0.3 के बार को p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ पर p हमारा 1 आ गया, q हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो यही हमें व्यक्त करना था, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि x बराबर 1/3, और x क्या है जो दी गई संख्या है हमारी 0.333 डॉट डॉट डॉट, या फिर हम कहते हैं 0.3 का बार। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है बच्चों। उदाहरण 8 दोस्तों उदाहरण 7 की तरह ही है। क्या है उदाहरण 8? दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर यानी कि 1.27 का बार को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें 1.272727 डॉट 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 को p बटे q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो बहुत ही आसान है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। क्योंकि हम जानते नहीं है कि 1.27 का बार क्या होता है, तो इसे हम x मान लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 1.27 का बार बराबर क्या है 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो जो हमें दिया गया उसे हमने x मान लिया। ये सबसे पहले काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की, 2 7 की, 2 7 2 7 2 7, तो 2 7 जो 2 अंक है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए अब हम x का गुणा जो है किससे करेंगे 100 से करेंगे, एक के बाद 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है। ये डाउट रहता है बहुत बच्चों को कि 100 से ही क्यों किया 10 से ही क्यों किया, क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए एक के बाद 2 शून्य, तो फिर बनता है 100। x का गुणा 100 से करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, तो बाईं तरफ आएगा x गुणा 100 यानी कि 100 गुणा x, ठीक है। x का गुणा 100 से कर दिया बराबर दाईं तरफ भी जो x का मान है जो हमने माना है 1.272727 को, उसका गुणा भी 100 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा दाईं तरफ 100 गुणा 1.272727। बाईं तरफ वाला 100 गुणा x हो जाएगा 100x 100x बराबर दाईं तरफ 100 का गुणा करेंगे 1.272727 से, तो ये हो जाएगा 127.2727 डॉट 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 डॉट। अब क्या करना होता है, जो दाईं तरफ होता है उस अंक को ऐसा लिखना होता है कि दो 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 अंकों में लिखना होता है जिसमें एक अंक जो है x के बराबर हो। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए बाईं तरफ तो 100x ही लिखा, दाईं तरफ हमने लिखा 126 धन 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 126 में 1.272727 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 127.2727। तो ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि अब हम जो 1.272727 है उसको हम x लिख देंगे, ठीक है। तो दाईं तरफ जो संख्या आती है उसको x और दूसरी संख्या में तोड़ना होता है, ठीक है, फिर जोड़ के लिखते हैं हम उनको। तो यहाँ लिख दिया हमने। अब 1.272727 को हम लिख देंगे x, तो 100x बराबर हो गया 126 धन 1.272727 डॉट 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 को लिख दिया हमने x, क्योंकि वही हमने माना था, ठीक है। अब ये वाला जो x है इसको बाईं तरफ ले आएंगे तो ऋण का x हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 126। अब तो कुछ रहा ही नहीं इस प्रश्न में, 100x माइनस x बराबर 126 है, तो 100x में से x को घटाएंगे तो मिलेगा 99x, तो 99x बराबर 126। हमें x को व्यक्त करना है p बटे q के रूप में, क्योंकि x हमने माना है जो संख्या दी हुई है उसको।
तो 99 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आ गया 126 बटे 99। अब ऊपर और नीचे 9 का भाग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 126 में 9 का भाग देंगे तो मिलेगा 14, और 99 में 9 का भाग देंगे तो मिलेगा 11, तो x बराबर आ गया 14 बटे 11। तो हम कह सकते हैं x बराबर जो हमने माना था 1.2727 डॉट 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 बराबर कितना होगा 14 बटे 11। तो हमने p बटे q के रूप में लिख दिया x को, जहां पर p हो गया हमारा 14 और q हो गया हमारा 11। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उदाहरण 9। उदाहरण 9 में बच्चों हमसे कहा गया है दिखाइए कि 0.2353535 डॉट 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 बराबर यानी कि 0.235 का बार, क्योंकि देखो 353535 रिपीट हो रहा है बार बार, को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें जो संख्या दे रखी है 0.235 का बार, उसको p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो बच्चों ये उदाहरण 8 की तरह ही है। अगर आपने उदाहरण 8 देखा है, समझा है, तो ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि जो दी गई संख्या है 0.2353535 डॉट 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 बराबर यानी कि 0.2 और 35 का बार क्या है, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 0.2353535 डॉट 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 बराबर 0.235 का बार। ये हमने x मान ली दी गई संख्या। अब x को हम p बटे q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार कितने के ऊपर है, 2 अंकों के ऊपर, 3 और 5 के ऊपर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 0.2 फिर 353535 आ रहा है, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए हम x का किससे गुणा करेंगे, 100 से। एक के बाद कितने शून्य लगाएंगे, 2, तो बन जाएगा 100। x का गुणा 100 से करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो देखिए बाईं तरफ x का गुणा किया 100 से, तो 100 गुणा x बराबर, दाईं तरफ भी फिर 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणा, दाईं तरफ क्या है 0.2353535, तो 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हल करेंगे तो 100 गुणा x तो हो जाएगा हमारा 100x बराबर 100 गुणा 0.2353535 डॉट 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 हो जाएगा। इसमें 100 का गुणा होगा तो 23.5353535 डॉट डॉट डॉट, यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दाईं तरफ संख्या आई है उसको हमें दो भागों में बांटना है कि एक भाग x के बराबर हो, x के बराबर हो मतलब कि 0.2353535 डॉट 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 हो, और बाकी जो बच जाएगा उसको अलग लिख लेंगे। तो देखो बाईं तरफ तो 100x ही लिखा हमने, दाईं तरफ पहले हम ये बता देते हैं कि ये लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो x कितना था हमारा 0.2353535 वो लिख दिया। अब 23.5353535 में से इसको घटा दीजिए 0.2353535 को, तो जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 23.3, ठीक है। अब देखिए 23.3 धन ये जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 23.5353535। ऐसा क्यों किया हमें, ताकि हम x को p बटे q के रूप में लिख सकें। अब बहुत ही आसान है, ये क्या है 0.2353535, ये x है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम x। तो देखिए बाईं तरफ तो 100x ही रहा बराबर दाईं तरफ 23.3 धन x आ जाएगा। सौ एक्स आ गया हमारा 23.3 धन x। अब जो दाईं तरफ जो x है उसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का यानी कि माइनस का x हो जाएगा। तो 100x, ये दाईं तरफ वाला x बाईं तरफ आया तो माइनस x हो गया बराबर दाईं तरफ बच गया 23.3। अब 100x में से x घटाएंगे तो बचेगा 99x, तो 99x बराबर 23.3। अब हमें x निकालना है p बटे q के रूप में, तो 99 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो बटे में चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 23.3 बटे 99। अब 23.3 पूर्णांक नहीं है, इसको पूर्णांक करने के लिए दशमलव हटाना पड़ेगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में एक जीरो आ जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा, ऊपर दशमलव हटाया तो 233 बटे में ऊपर एक दशमलव हटाया है, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, तो x बराबर आ गया हमारा 233 बटे 990, और यही हमें ज्ञात करना था। तो x बराबर p बटे q के रूप में लिखना था, p बटे q के रूप में लिख दिया हमने दी गई संख्या को। क्या आया हमारा उत्तर 233 बटे 990। बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। उदाहरण 10 में बच्चों हमसे कहा गया है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है किसके बीच, 1/7 और 2/7 के बीच। तो पहले तो हमें 1/7 और 2/7 का दशमलव प्रसार पता हो, तभी हम इन दोनों संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि उदाहरण 5 में हमने 1/7 का दशमलव प्रसार निकाला था,
अगर आपने उदाहरण 5 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। तो उदाहरण 5 में जैसे 1/7 का दशमलव प्रसार निकाला था, उसे फिर से सीख लेते हैं। जैसे 1/7 है तो इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? 1 में 7 का भाग देंगे। 1 में 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ऊपर एक शून्य दशमलव लगा देंगे और 1 के बाद एक शून्य आ जाएगा। 10 में 7 का भाग जाएगा? जाएगा। 7 एकम 7, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, फिर एक शून्य लगा देंगे। अब 30 में 7 का भाग जाएगा? जाएगा। 7 चौके 28, तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 28 आ जाएगा। 30 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 के बाद एक शून्य लगा देंगे, 20 बन जाएगा। 20 में 7 का भाग जाएगा? जाएगा। 7 दूनी 14, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 14। 20 में से 14 को घटाएंगे तो बचेगा 6, 6 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 60। 60 में 7 का भाग जाएगा? जाएगा। 7 8 56, तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 56। अब 56 में 60 में से 56 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 के आगे शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 40। 40 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा। 7 पंजे 35, तो ऊपर 5, नीचे 35। 40 में से 35 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, आगे शून्य लगा देंगे तो बन जाएगा 50। 50 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ जाएगा 49। 50 में से 49 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब देखिए, 1 से शुरू की थी कहानी, 1 पे खत्म हो गई। इसका मतलब अब ये अपने आप को रिपीट करेगा, दोहराएगा। तो 1/7 का दशमलव प्रसार के आगे हम लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अब ये अपने आप को दोहराएगा। तो 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है हमारा? 0.142857 डॉट 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 डॉट, क्योंकि अब 142857 अपने आप को दोहराएगा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार, क्योंकि अब जो है 142857 अपने आप को दोहराएगा। तो इस तरह हमने 1/7 का दशमलव प्रसार निकाल लिया। अब बहुत आसान है 2/7 का दशमलव प्रसार निकालना। हमने 1/7 का दशमलव प्रसार निकाल लिया। दूसरी संख्या क्या है? 2/7। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 बराबर 2 गुणा 1/7। अब 1/7 का दशमलव प्रसार हम निकाल ही चुके हैं। तो 2/7 क्या हो जाएगी? 2 गुणा जो भी 1/7 का दशमलव प्रसार आया, यानी कि 0.142857 का बार, वो लिख दिया। ठीक है। अब बहुत आसान है, जो भी बार के अंदर है उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो वही होगा हमारा 2/7। देखिए कैसे करते हैं, समझ लीजिए। 2/7 बराबर, ठीक है, उल्टे से गुणा करेंगे, ठीक है, आगे से गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, तो 4 लिखेंगे, एक हासिल जाएगा। फिर 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ेंगे 11, तो एक 11 का एक लिखा और एक हासिल का गया। फिर 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ेंगे क्योंकि हासिल वाला, तो हो जाएगा 17, फिर एक हासिल का जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। फिर 4 दूनी 8, 8 लिख दिया। फिर 1 दूनी 2, 2 लिख दिया और पूरे के ऊपर बार लगा दिया। तो इस प्रकार हमने 2/7 को भी निकाल लिया। 2/7 आ गया हमारा 0.285714 का बार। तो हमने 1/7 और 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। हमें कहा गया 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एक अच्छा कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा जाए। यहाँ पर 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। तो हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच स्थित हो और अनुसानी अनावर्ती हो। बच्चों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि सभी अपरिमेय संख्या जो होती हैं, सभी अपरिमेय संख्या अनुसानी अनावर्ती होती हैं। अनुसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि वो संख्या जो कभी जिसका दशमलव प्रसार कभी खत्म ना हो और जिसका दशमलव प्रसार अपने आप को रिपीट भी ना करे, ठीक है, अपने आप को दोहराए ना। तो अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 0.14 के आगे कुछ है और 2/7 में क्या है? 0.28 के आगे कुछ है। तो 0.14 और 0.28 के बीच में हम कोई भी एक संख्या लिख दें जो अनुसानी अनावर्ती हो, तो वही एक अपरिमेय संख्या होगी। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0.150, 1500, 15000, 15 के बाद 40 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? ये एक संख्या है जो अनुसानी अनावर्ती है, जो जिसका दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है और जो आवर्ती भी नहीं है, अनावर्ती है, मतलब कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। और देखिए 0.142857 से बड़ी है ये, तो हमने 0.15 से शुरू कर दिया। और 0.2857 से छोटी है क्योंकि 0.15 है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप अन्य संख्याएं भी लिख सकते हैं जो अपरिमेय संख्या होंगी, जैसे कि आप 0.160, 1600, 1600, 16 के बाद 40 डॉट 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 कर दे तो वो भी एक उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग विद्यार्थियों के उत्तर अलग अलग भी हो सकते हैं इस तरह के प्रश्नों में।
बच्चों, अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 11 में बच्चों हमसे कहा गया है संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.377777 तक 5.37 के बार का निरूपण कीजिए। तो हमें एक संख्या दे रखी है 5.37 का बार और इसको हमें संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक निरूपित करना है। तो 5.37 का बार 5 दशमलव स्थानों तक क्या होगा? 5.377777 मतलब दशमलव के बाद 5 अंक लगाने होंगे। ठीक है, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो 7 ही रिपीट करेगा। तो हमें कहा गया इस प्रश्न में कि 5.3777 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि इसी तरह के जो प्रश्न है वो आपकी प्रश्नावली 1.4 में दिए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम 5.37 को खोजते हैं। तो 5.37 कहाँ होगा? 5.3 और 5.4 के बीच होगा। तो हमने संख्या रेखा बना ली 5 से लेके 6 तक। ठीक है, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे लेके 6 तक। तो 5.37 कहाँ होगा? 5.3 से आगे और 5.4 से पहले। तो 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। ठीक है, तो हम 5.37 तक पहुंच गए करीब करीब। ठीक है, कहाँ पर होगा? 5.3 और 5.4 के बीच में। परंतु हमें और आगे जाना है। 5.37 के आगे क्या एक और 7 है, तो 5.377 को खोजते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा करके देखते हैं। अब हम 5.3 से 5.4 तक चलते हैं। तो 5.3 से 5.4 तक गए, 5.30, 5.31 ऐसे करके 5.40 तक गए। हमें क्या ढूंढना है? 5.377। तो 5.377 कहाँ हो सकता है? 5.37 से बड़ा होगा। तो 5.37 से बड़ा होगा और 5.38 से छोटा होगा। तो 5.38 से छोटा होगा तो 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। तो ये मिल गया हमें, परंतु हमें और आगे जाना है। 5.377 के बाद एक और 7 है, तो 5.3 फिर 1 2 तीसरा 7 लगा दिया। ये कहाँ होगा? 5.377 और 5.378 के बीच में। तो हमने बना लिया 5.370 से लेके 5.380 तक। तो 5.370, 5.371, 5.372 ऐसे हम पूरा बना लिए। हमारा अंक कहाँ पर होगा? 5.377 से बड़ा, 5.3 उसके बाद 2 7 इससे बड़ा, तो 5.3 और 2 7 इससे बड़ा होगा। ठीक है, और 5.378 से छोटा होगा, 5.378 से छोटा होगा। इसका मतलब 5.3777 ये कहाँ होगा? 5.377 और 5.378 के बीच में होगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब 5.377 हमें मिल गया, कहाँ पर होगा? 5.377 और 5.378 के बीच में। परंतु हमें और आगे जाना है। हमें कहाँ तक जाना है? 5.3 उसके बाद 4 7, तो 5.3 उसके बाद 4 7 ये कहाँ होगा? 5.377 और 5.377 के बीच में। तो देखिए 5.377 से लेके 5.377 तक हमने संख्या रेखा बना ली। इसमें जो हमारा अंक है 5.37777 ये कहाँ होगा? 5.377 और 5.377 के बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा। 5.377 और 5.377 के बीच में होगा 5.37777। तो बस अब हमारा अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है। हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं 5.37777 को। तो ये हमें मिल गया, कहाँ पर मिला हमें? 5.377 से लेके 5.377 के बीच में। तो 5.377 से 5.377 तक हमने संख्या रेखा बना ली। 5.3770, 5.3771 से लेके 5.37780 तक। हमारा अंक क्या है? 5.37777। ये है 5.37777। तो ये होगा हमारा संख्या रेखा पर निरूपण 5.37777 का। और यही हमारा उत्तर है बच्चों इस प्रश्न का। तो बच्चों, इसी तरह आपको प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को भी हल करना है।
उदाहरण 12 में बच्चों हमसे कहा गया है जांच कीजिए। तो हमें जांच पड़ताल करनी है किसकी, कि 7 गुणा अंडर रूट 5 कॉमा 7 बटे अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 2 धन 21 कॉमा पाई माइनस 2 ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें बताना है कि 4 संख्याएं दे रखी हैं, ये 4 संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो बच्चों एक चीज यहाँ पर याद रखिए, जो हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, अगर दो संख्याएं हैं जिनमें से एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, तो उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। ये याद रख लीजिए। अब ये प्रश्न हल करना बहुत आसान है आपके लिए। हमें पहली संख्या क्या दी है उसको हल कर लेते हैं। 7 गुणा अंडर रूट 5। 7 गुणा अंडर रूट 5 क्या होता है, 7 का गुणा है अंडर रूट 5 के साथ। अब 7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। ठीक है, पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। यह अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। तो यहाँ पर देखिए 7 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का जो गुणनफल है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो 7 गुणा अंडर रूट 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है कि 7 बटे अंडर रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम जानते हैं 7 एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में भाग दें, जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्या 7 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं अपरिमेय संख्या अंडर रूट 5 का, तो रिजल्ट उत्तर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या 7 में अगर हम भाग देंगे अपरिमेय संख्या अंडर रूट 5 का, तो उत्तर अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः 7 बटे अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है बच्चों, कि 7 बटे अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कारण हमने बता दिया है, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। उदाहरण के तीसरे भाग में हमें बताना है अंडर रूट 2 धन 21 यह अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो अंडर रूट 2 धन 21 के बारे में हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और जो 21 है वो पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, जैसा कि हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। आप तो वैसे ही ध्यान रखिए कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो उसमें हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ रहे हैं एक परिमेय संख्या के साथ, तो उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि अतः अंडर रूट 2 धन 21 जो है वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर। अब आ जाते हैं हम उदाहरण के अंतिम भाग पर। यहाँ हमें बताना है पाई माइनस 2। पाई माइनस 2 जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, जैसा कि अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे पाई एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। पाई में से 2 को घटाया तो जो भी मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। अतः हमारा उत्तर क्या होगा कि पाई माइनस 2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारे प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 13 बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। ये आपको आता ही होगा, फिर भी समझ लीजिए जिनको नहीं आता उनके लिए। यहाँ पर हमसे कहा गया है 2 गुणा अंडर रूट 2 धन 5 गुणा अंडर रूट 3, ये एक संख्या होगी पूरी, और अंडर रूट 2 माइनस 3 गुणा अंडर रूट 3 को जोड़िए। तो बहुत ही आसान है। हमने लिखा 2 गुणा अंडर रूट 2 धन 5 गुणा अंडर रूट 3, इसको हमें जोड़ना है किसके साथ, अंडर रूट 2 माइनस 3 गुणा अंडर रूट 3 के साथ। अब हमने क्या किया, कोष्टक को खोल लिया। तो 2 गुणा अंडर रूट 2 को वैसे ही लिखा, धन 5 गुणा अंडर रूट 3 को लिखा, फिर धन अंडर रूट 2 को लिखा, प्लस और गुणा माइनस, ये होगा माइनस, तो माइनस 3 गुणा अंडर रूट 3 को लिखा। जो अंडर रूट 2 वाली चीजें उसको हमने लाल रंग से दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब कुछ नहीं, बाईं तरफ तो वही लिखा है जो प्रश्न में दे रखा है, दाईं तरफ देखिए।
जो अंडर रूट 2 है, दो संख्याओं में है तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 गुणा अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2। फिर धन के अंडर रूट 2 है, उसमें से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1, तो ये आ गया 2 धन 1 कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर। फिर धन, फिर अंडर रूट 3 वाली दो संख्याएं हैं, उसमें से अंडर रूट 3 को कॉमन लिया तो 5 गुणा अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 5 कोष्टक के अंदर। फिर माइनस है ये तो माइनस लगा दिया, 3 गुणा अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा कोष्टक के अंदर 3, माइनस का साइन है तो -3 हो गया। अब बस इसको हल करना है। दाईं तरफ देखिए अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 लिखा, कोष्टक के अंदर 2 धन 1 है, 2 धन 1 होता है 3 तो 3 लिख दिया। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 लिखा, कोष्टक के अंदर है 5 -3, 5 -3 होता है 2 तो 2 लिख दिया। अब बस इसको सरलीकरण करके लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पूर्णांक होते हैं उसको पहले लिखते हैं और अंडर रूट को बाद में लिखते हैं बस। तो 3 को पहले लिखा गुणा अंडर रूट 2 तो 3 अंडर रूट 2, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। उसी तरह 2 को पहले लिखेंगे और अंडर रूट 3 को बाद में लिखेंगे तो 2 अंडर रूट 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया, क्या आया 3 गुणा अंडर रूट 2 धन 2 गुणा अंडर रूट 3। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। उदाहरण 14 में बच्चों हमसे कहा गया है 6 गुणा अंडर रूट 5 को 2 गुणा अंडर रूट 5 से गुणा कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, इसको हल कर लेते हैं। तो हमें 6 गुणा अंडर रूट 5 का गुणा करना है 2 गुणा अंडर रूट 5 के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 लिख देंगे और फिर अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 लिख देंगे ताकि इसको हल करना आसान हो हमें। अब 6 गुणा 2 कितना हो गया हमारा 12, गुणा का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 12 पंजे कितना होता है 60, तो आ गया 60। तो 6 गुणा अंडर रूट 5 का गुणा किया हमने 2 गुणा अंडर रूट 5 से, तो उत्तर कितना आया हमारा 60। तो यही हमारे इस उदाहरण का उत्तर है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 6 गुणा अंडर रूट 5 ये अपरिमेय संख्या थी और 2 गुणा अंडर रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या थी, पर जब दोनों का गुणा किया तो हमें मिला 60 जो कि एक परिमेय संख्या है। उदाहरण 15 में बच्चों हमसे कहा गया है 8 गुणा अंडर रूट 15 को 2 गुणा अंडर रूट 3 से भाग दीजिए। तो बहुत ही आसान है, हल कर लेते हैं। तो 8 गुणा अंडर रूट 15 को भाग देना है 2 गुणा अंडर रूट 3 से। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो 8 गुणा अंडर रूट 15 जो है, तो अंडर रूट के अंदर जो 15 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5 लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। बाकी हमने वैसा की वैसे लिखा, बट्टे में 2 गुणा अंडर रूट 3 है तो उसको वैसे ही लिखा। सिर्फ क्या किया, जो अंडर रूट 15 है वो अंडर रूट के अंदर जो 15 है उसको 3 गुणा 5 लिख दिया। क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। तो अब हो गया 8 गुणा अंडर रूट के अंदर जो 3 गुणा 5 है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5। ठीक है, ये हम जानते हैं। और बटे में 2 गुणा अंडर रूट 3 पहले से ही है। अब देखिए ऊपर अंडर रूट 3 है, नीचे अंडर रूट 3 है, ये आपस में कट जाएगा, थैंक यू वेरी मच करेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा 8 गुणा अंडर रूट 5 वो लिख दिया, बटे में क्या बचेगा 2। अब देखो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, तो नीचे वाला 2 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 4 गुणा अंडर रूट 5। अब कुछ काटा पीटी नहीं हो सकती है, तो अब ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया है। तो हमारा उत्तर क्या आया 4 गुणा अंडर रूट 5। बच्चों, अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 16 में बच्चों हमसे कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। उदाहरण 16 के 4 भाग हैं, हमें चारों भागों को एक एक करके हल करना है, सरल करना है। तो आइए उदाहरण 16 के पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो बच्चों पहले भाग में हमें क्या दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस रूट 7, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5। तो दोनों ब्रैकेटों का गुणा करना है, दोनों कोष्टकों का गुणा करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो 5 का गुणा करेंगे पहले 2 से, तो 5 दूनी 10 वो लिख दिया। फिर 5 का गुणा करेंगे धन के अंडर रूट 5 से, तो हो जाएगा 5 गुणा रूट 5। फिर 5 का गुणा कर दिया इस कोष्टक से, अब अंडर रूट 7 का गुणा करेंगे इस कोष्टक से, तो अंडर रूट 7 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा रूट 7। फिर धन अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 5 से करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 7। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब बस इसको हल कर लेते हैं। 10 को 10 लिखा, 5 गुणा अंडर रूट 5 को वही लिखा, धन 2 गुणा अंडर रूट 7 को वही लिखा, धन
अब ये अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 7 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 7। बाकी सबको हमने वही लिखा। अंत में जो अंडर रूट के अंदर है 5 गुणा 7, वो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, तो अंडर रूट के अंदर आ गया 35। तो ये हमारा उत्तर आ गया, क्योंकि अब ये आगे और हल नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 10 धन 5 गुणा अंडर रूट 5 धन 2 गुणा अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 35। तो यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 5 धन अंडर रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस अंडर रूट 5। वैसे तो हम गुणा करके इसको हल कर सकते थे, पर हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में सूत्र पढ़ रखे हैं और पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है ए धन बी गुणा ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए है 5 और बी है अंडर रूट 5। ठीक है, तो अब ए की जगह रख देंगे हम 5 और बी की जगह रख देंगे अंडर रूट 5। तो हमारा कोष्टक के अंदर 5 धन अंडर रूट 5 गुणा 5 माइनस अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है 5 तो 5 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी है अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब बस इसे हल करना है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, माइनस को माइनस लिख दिया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5। अब 25 माइनस 5 होगा 20, तो हमारा उत्तर आ गया 20। तो प्रश्न के दूसरे भाग का हमारा उत्तर है 20। यहाँ पर हमने एक सूत्र का प्रयोग किया, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, किसका, अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बच्चों जानते हैं पिछली कक्षा में हमने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए हो जाएगा अंडर रूट 3 और बी हो जाएगा अंडर रूट 7, मान रख देते हैं। तो अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए है अंडर रूट 3 तो गुणा अंडर रूट 3 गुणा बी है अंडर रूट 7 तो गुणा अंडर रूट 7। अब बस इसको हल करना है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, धन 2 को 2 लिख देंगे। ठीक है, और यह है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 7, तो इस पूरे को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3 गुणा 7, लिख दिया हमने। अब इसको हल कर लेते हैं बस। 3 धन 7, 3 प्लस 7 हो जाएगा 10, फिर प्लस लिख दिया हमने, फिर 2 है 2 है तो 2 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 7 आ जाएगा 21। तो हमारा उत्तर आ गया 10 धन 2 गुणा अंडर रूट 21। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है, 10 धन 2 गुणा अंडर रूट 21। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे भाग पर। प्रश्न के चौथे भाग में हमें हल करने को कहा गया है कोष्टक के अंदर अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट 11 धन अंडर रूट 7। ये भाग 2 की तरह ही है, बहुत ही आसान है, लिख लिया हमने। अब देखिए ये किस रूप में आ रहा है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 11 और बी हो जाएगा अंडर रूट 7। अब बहुत ही आसान है, तो क्या होगा हमारा उत्तर, ए स्क्वायर, ए है अंडर रूट 11 तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है अंडर रूट 7 तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब तो बस इसे हल करना है, अंडर रूट 11 का स्क्वायर होगा 11, फिर माइनस को माइनस लिख दिया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा 7, तो ये हो गया 11 माइनस 7, 11 में से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 4, तो हमारा उत्तर आ गया 4। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा उत्तर आया, कितना, ये देखिए वैसे देखने में हमें अपरिमेय संख्या लग रही है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, पर जब हमने इसको सरल किया, हल किया, तो हमें उत्तर क्या मिला, 4, जो कि एक परिमेय संख्या है और पूर्णांक भी है। ठीक है, तो इसी तरह इस तरह के प्रश्न को हमें हल करना होता है। उदाहरण 17 में हमसे कहा गया है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो बच्चों 1/√2 में एक अंश है और √2 जो है वो हर है, तो हमें √2 जो कि हर है उसका परिमेयकरण करना है। तो आइए सीखते हैं कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है हर का। हम 1/√2 को एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहते हैं जिसमें हर एक परिमेय संख्या हो। हर यहाँ पे √2 है, तो हमें 1/√2 को एक ऐसे तुल्य मतलब बराबर व्यंजक के रूप में लिखना है जिसमें हर जो है वो एक परिमेय संख्या हो और हम कोशिश करते हैं कि वो परिमेय संख्या पूर्णांक हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान होगा। बच्चों हम जानते हैं कि √2 गुणा √2 कितना होता है, 2 होता है। तो अगर हम यहाँ पे हर में √2 है, इसमें एक और √2 का गुणा कर दें तो नीचे 2 हो जाएगा, पर ऐसे ही तो गुणा कर नहीं सकते, ऊपर और नीचे दोनों में √2 का गुणा कर देंगे हम। तो देखिए 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 गुणा √2 बटे √2।
क्योंकि अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 क्या होता है, 1 होता है, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या में मिलेगी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें हर का परिमेयकरण करने को कहा गया है। ठीक है, हर को परिमेय संख्या बनाना है, हम कह सकते हैं कि हर को पूर्णांक बनाना है। तो वो तभी बनेगा जब हर में जो अंडर रूट 2 दे रखा है उसमें एक और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो हर में अंडर रूट 2 का गुणा करना था, इसलिए अंश में भी अंडर रूट 2 का गुणा करना पड़ा हमें। तो अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऊपर है, ऊपर 1 गुणा अंडर रूट 2, ऊपर अंडर रूट 2 आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 आ जाएगा 2। अब देखिए हर में जो है परिमेय संख्या आ गई, 2 एक परिमेय संख्या है, 1 बटे अंडर रूट 2 को हमने लिख दिया अंडर रूट 2 बटे 2। ठीक है, तो यही हमारे उदाहरण 17 का उत्तर है बच्चों। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो हर था, हर को हमें एक परिमेय संख्या यानी कि एक पूर्णांक बनाना पड़ा। ठीक है, और पूर्णांक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से ही करना पड़ा। तो अंश में भी अंडर रूट 2 का गुणा करना पड़ा, तो हमें 1 बटे अंडर रूट 2 का गुणा करना पड़ा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 से। तो हमारा उत्तर आ गया अंडर रूट 2 बटे 2। यहाँ पे हर अब 2 आ गया जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार बच्चों हर का परिमेयकरण किया जाता है। उदाहरण 18 में बच्चों हमसे कहा गया है 1/2 धन अंडर रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर क्या है इसमें, 2 धन अंडर रूट 3, अंश क्या है 1। तो हमें हर का परिमेयकरण करने को कहा गया, यानी कि 2 धन अंडर रूट 3 को जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो बच्चों हम 1/2 धन अंडर रूट 3 को एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहते हैं जिसमें हर एक परिमेय संख्या हो। बच्चों हम जानते हैं, जैसा कि हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में भी पढ़ा है, 1/a प्लस अंडर रूट बी के हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, a माइनस अंडर रूट बी बटे a माइनस अंडर रूट बी से गुणा करते हैं। a माइनस अंडर रूट बी बटे a माइनस अंडर रूट बी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे समान है, अंश और हर समान है। तो इससे गुणा करते हैं। इससे गुणा क्यों करते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा। तो पहले तो हम जो संख्या दे रखी है 1/2 धन अंडर रूट 3, ठीक है, उसमें किसका गुणा करेंगे, 1/2 धन अंडर रूट 3 में 2 माइनस अंडर रूट 3 का। देखिए a प्लस अंडर रूट बी था तो इसमें गुणा कर रहे थे a माइनस अंडर रूट बी का, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 का नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने गुणा किया 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3 से। अब बस इसे हल करना है हमें। तो हमने इसको दोबारा से लिख दिया है समझने के लिए। अंडर रूट 3 को लाल रंग से दिखा दिया है और जो हर में है उसको कोष्टक में लिख दिया है। तो 1/2 धन अंडर रूट 3 जो है बराबर हमने लिखा 1 बटे कोष्टक के अंदर 2 धन अंडर रूट 3 गुणा दूसरे में ऊपर हर में जो है अंश में जो है 2 माइनस अंडर रूट 3 है वो लिख दिया, हर वाला जो 2 माइनस अंडर रूट 3 है उसको कोष्टक में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में भी और अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में भी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए 2 धन अंडर रूट 3 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी बन रहा है। यहाँ पर a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा अंडर रूट 3। तो सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए जो 1/2 धन अंडर रूट 3 है उसको वैसे ही लिखा बराबर, ऊपर जो है अंश में 2 1 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3। एक का गुणा किसी में भी करें तो वही संख्या मिलेगी, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 मिला, बटे में 2 धन अंडर रूट 3 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस बी है अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब बस इसे हल करना है, तो अंश तो वही रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3, हर में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस का चिन्ह है तो वो लगा दिया, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब इसे बस हल करना है, तो अंश वही रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए तो बचा 1। अब बटे में 1 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सिंपल 2 माइनस अंडर रूट 3। तो 1/2 धन अंडर रूट 3 हमारा कितना गया, 2 माइनस अंडर रूट 3। हर का परिमेयकरण कर दिया, हर में कुछ नहीं है 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर, 1/2 धन अंडर रूट 3 हमारा कितना आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3। उदाहरण 19 में बच्चों हमसे कहा गया है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर क्या है, यहाँ पे √3 माइनस √5 हर है और अंश क्या है 5 है। तो हमें हर यानी कि √3 माइनस √5 का परिमेयकरण करना है, मतलब कि जो हर है उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो हम जो संख्या दे रखी है 5/√3 माइनस √5 को एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहते हैं जिसमें हर एक परिमेय संख्या हो। ठीक है,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि 1/√a माइनस √b, इसके हर का परिमीकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, √a प्लस √b बटे √a प्लस √b का गुणा कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र हम लगा सकें, जिससे अंडर रूट चला जाए। तो जो संख्या दे रखी है वो लिखती है 5/√3 माइनस √5 बराबर, संख्या को फिर से लिखा 5/√3 माइनस √5, गुणा करेंगे किससे, √3 प्लस √5 है, तो √3 प्लस √5 बटे √3 प्लस √5। अब बहुत आसान है, इसको हमने वापस वैसे की वैसा ही लिख दिया, बस क्या किया यहाँ पे कोष्टक लगा दिए ऊपर और नीचे। तो नीचे कोष्टक लगाया √3 माइनस √5 में, और फिर √3 प्लस √5 में कोष्टक लगाया, और ऊपर भी √3 प्लस √5 में कोष्टक लगाया, और जो नीचे वाले √5 है उनको लाल रंग से दिखा दिया, जिससे हमें ये ऐसे दिखने लगे a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जहाँ पर a हो गया √3 और b हो गया √5। हम जानते हैं a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। तो जो हमारा बाईं तरफ है वो उसको वैसे ही लिखा, बराबर 5 को हमने लिखा 5 गुणा, ऊपर √3 प्लस √5 है उसको वैसे की वैसे ही लिखा, बटे में √3 माइनस √5 गुणा √3 प्लस √5 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ये हो जाएगा √3 तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है √5 तो √5 का स्क्वायर। अब बस इसको हल कर लेंगे। तो बाईं तरफ तो वही लिखा हमने बराबर, दाईं तरफ 5 गुणा वही लिखा, अंश को वही लिखा √3 प्लस √5। अब हर में हर क्या है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब तो इसको बस हल करना है। तो बाईं तरफ को तो वैसे ही लिख दिया, जो संख्या दी हुई है वो बराबर 5 गुणा, ऊपर √3 प्लस √5 को वैसे ही लिख दिया, बटे में 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2। अब बस इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो बाईं तरफ को तो वैसे ही लिखा बराबर, अब ये देखो माइनस को ऊपर ले जाते हैं, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा -5/2, ठीक है, पूर्णांकों को एक साथ लिख दिया बटे में, तो ये हो गया माइनस ऊपर गया तो -5 बटे में 2 है तो -5/2 गुणा में √3 प्लस √5। बस अब यही हमारा उत्तर है बच्चों, हमने हर का परिमीकरण कर दिया, हर यहाँ पे कितना आ गया, अब 2 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हर का परिमीकरण किया जाता है। बच्चों, अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बच्चों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उदाहरण 20 में बच्चों हमसे कहा गया है 1/7-3 गुणा √2 के हर का परिमीकरण कीजिए। यहाँ पर एक अंश है और हर कितना है, 7-3 गुणा √2। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें जो संख्या दे रखी है 1/7-3 गुणा √2 को एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहते हैं जिसमें हर एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो इस संख्या को हमें ऐसी तुल्य संख्या के रूप में लिखेंगे जिसमें हर जो है वो परिमेय संख्या हो, ठीक है, या फिर पूर्णांक हो। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1/a प्लस बी के हर का परिमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अंडर रूट है इसमें, अंडर रूट की वजह से ये जो हर है अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। तो जब भी अंडर रूट होता है हर में, तो अगर 1/a प्लस बी के रूप में हर है तो उसका परिमीकरण करने के लिए a माइनस बी बटे a माइनस बी से गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें किसका हर का परिमीकरण करना है, 1/7-3 गुणा √2। तो हमने लिख दिया 1/7-3 गुणा √2। अब यहाँ पे ये a प्लस बी के रूप में है हर, तो a हो जाएगा 7 और b हो जाएगा 3 गुणा √2। तो हम इसका गुणा किससे कर देंगे, a माइनस बी, यानी कि 7 माइनस 3 गुणा √2 बटे 7 माइनस 3 गुणा √2 से गुणा कर दिया दी हुई संख्या को। बहुत ही आसान हो गया। अब हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। बस क्या किया हमने, जो 7-3 गुणा √2 जो है उसको कोष्टक में लिख लिया, और जो दूसरा है 7 माइनस 3 गुणा √2 उसको भी कोष्टक में लिख लिया, ताकि ये हमें साफ साफ दिखे a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a हो जाएगा 7 और b हो जाएगा जो है हमारा 3 गुणा √2। अब बस इसको हल कर लेते हैं, जो बाईं तरफ दे रखा है उसको वैसे की वैसे लिखा बराबर,
अंश क्या है हमारा 7 माइनस 3 गुणा अंडर रूट 2 वही लिख दिया। हर क्या हो जाएगा a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस बी है 3 गुणा अंडर रूट 2 तो 3 गुणा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब बस इसे हल करना है तो बाईं तरफ वाले को वैसे ही लिखा बराबर, अंश को भी वैसे ही लिखा, बटे में क्या आएगा 7 का स्क्वायर सत्तू सत्तू 49, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लेंगे हम। अब तो हल करना है इसको तो बहुत ही आसान है। अब देखिए बाईं तरफ वाले को वैसे ही लिखा बराबर जो संख्या दे रखी है, अंश को भी वैसे ही लिखा, बटे में 49, माइनस को वैसे ही लिखा, 9 गुणा 2 लिखा 18। अब बस इसको हल करना है, बाईं तरफ बराबर को वैसे ही लिखा, अंश को वही लिखा, बटे में 49 में से 18 गए तो बचा 31। ठीक है, तो अब देखिए हर कितना आ गया हमारा 31, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो हर का परिमेयकरण कर दिया हमने। तो हमारा उत्तर क्या होगा 7 माइनस 3 गुणा अंडर रूट 2 बटे 31। तो इस उदाहरण का उत्तर है हमारा 7 माइनस 3 गुणा अंडर रूट 2 बटे 31। उदाहरण 21 में बच्चों हमें कहा गया है सरल कीजिए। उदाहरण 21 के 4 भाग हैं तो हम चारों भागों को एक एक करके हल करेंगे और सरल करेंगे। जो भी संख्या हमें दे रखी है उनका सरलीकरण हमें करना है। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। तो बच्चों जैसा कि अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने सूत्र पढ़ा था कि अगर a की घात m गुणा a की घात n है तो ये हो जाता है a की घात m धन n। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आधार दोनों में 2 है, तो 2 आधार है तो इन दोनों की घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए a की घात m यानी कि a जो है आधार जो है दोनों में 2 है, तो 2 की घात 2/3, तो a हो जाएगा 2, m हो जाएगा 2/3 गुणा a की घात n, a तो 2 है ही और n कितना 1/3। तो अब मान रख देंगे हम इस सूत्र के हिसाब से। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 बराबर 2, एक की घात m धन n हो जाता है, तो 2 की घात 2/3 धन 1/3, तो हमने लिख दिया 2 की घात 2/3 धन 1/3। अब बस इसको हल करना है। तो देखिए बराबर लिखा हमने 2 की घात, ठीक है, 2/3 धन 1/3, दोनों में दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो बटे में 3 हो गया। अब 2 के बटे में 3 पहले से ही था तो 2 रहेगा, फिर धन 1 के बटे में भी 3 था तो 1 रहेगा। अब बस इसको और हल कर लेते हैं। बराबर 2 की घात 2 धन 1 हो जाएगा 3, बटे में 3 है 3/3, 3/3 कितना होता है 1, बराबर आ जाएगा 2 की घात 1, 2 की घात 1 कितना था 2। तो ये आ गया हमारा उत्तर। तो जो हमें दिया गया था 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, वो उत्तर कितना आ गया हमारा 2। कैसे, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया। अब चलते हैं हम प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें सरल करना है 3 की घात 1/5 और उसकी भी घात 4। हमने लिख दिया 3 की घात 1/5 और उसकी भी घात 4। बहुत ही आसान है बच्चों, जैसा कि अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था। a की घात अगर m है और उसकी भी घात अगर n है तो क्या होता है, इन दोनों घातों का गुणा हो जाता है, तो एक की घात हो जाता है m गुणा n। यहाँ पे देखिए a है हमारा 3, m है 1/5 और n है 4। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 3 की घात 1/5 की घात 4 क्या हो जाएगा हमारा 3 की घात 1/5 गुणा 4। ठीक है, अब तो हो गया ये हल। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 की घात 4/5, क्योंकि 1/5 में 4 का गुणा करेंगे तो 4/5 मिलेगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 की घात 4/5। ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें कहा गया सरल करने को 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3, तो हमने वो लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है, तो हमने सूत्र पढ़ा था अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में, a की घात m बटे a की घात n, मतलब आधार समान हो। तो यहाँ पर भी आधार समान है, 7 है दोनों में। ठीक है, 7 की घात 1/5 है, बटे में 7 की घात 1/3 है, तो a की घात m बटे a की घात n, ये क्या होता है बराबर a की घात m माइनस n। यहाँ पर a है 7, m है 1/5 और n है 1/3। सूत्र में मान रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 बराबर a, यानी कि 7 की घात m यानी कि 1/5 माइनस n यानी कि 1/3, तो 7 की घात 1/5 माइनस 1/3। अब बस इसको हल करना है। बराबर 7 की घात, देखिए 1/5 माइनस 1/3 है तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 5 गुणा 3। ठीक है, 1/5 6, ठीक है, तो इसमें 3 का गुणा होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे,
फिर ये 1/3 है तो 1 में 5 का गुणा होगा तो 5 लिख दिया हमने। अब बस इसको हल करना है। तो 7 की घात बराबर 3 - 5 होगा -2 बटे में 5 गुणा 3 होगा 15। तो ये आ गया हमारा 7 की घात -2/15। तो ये उत्तर है हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का। ठीक है, तो प्रश्न के तीसरे भाग में हमने सूत्र का प्रयोग किया। a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m - n। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न के चौथे भाग की तरफ। प्रश्न के चौथे भाग में हमसे कहा गया है 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। ठीक है, वो लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। तो इसके लिए भी हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। अगर a की घात m है गुणा b की घात m है, मतलब आधार अलग अलग है पर घातें समान है, तो क्या होता है, वो जो आधार है उनका आपस में गुणा हो जाता है और उनकी घात जो समान है वो रहती है। तो यहाँ पर देखिए a हो जाएगा हमारा 13, m हो जाएगा 1/5 और b हो जाएगा 17। ठीक है, सूत्र में रख देंगे। तो 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5 कितना हो जाएगा, a गुणा b। a है 13, 13 गुणा b है 17 तो गुणा 17, तो 13 गुणा 17 पूरे की घात कितना m, m कितना 1/5 तो 1/5। अब बस 13 गुणा 17 होता है 221, तो ये हो जाएगा 221 की घात 1/5। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के चौथे भाग का। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों, अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।